हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। तो आज हम फोकस करेंगे कि पावर सेक्टर सेक्युलर डेट की रेजोल्यूशन इवेंचुअली कब होगी। बहुत अरसे से खबरें आ रही हैं पिछले 2 महीने से, लेकिन अब तक हमने देखा कि फंड्स रिलीज नहीं हुए। और पीएसओ को फ्राइडे को हुआ क्या, जब मार्केट तेज़ी में थी तो पीएसओ में सेलिंग नज़र आ रही थी, तो उस पर हम आगे जाके बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और इस हफ्ते स्टॉक मार्केट कैसी रही? बहुत ही वोलेटाइल वीक था। मैं थोड़ा सा अगर रिकैप करूं मंडे से लेके, क्योंकि मंडे को जब मार्केट खुली तो उसमें शदीद मंदी नज़र आई, बिकॉज वीकेंड पे ये खबर आई कि यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है, तो मार्केट काफ़ी नीचे खुली। और उस दिन इंडेक्स ने लो बनाया 1,15,887 का, तो उस वक्त मार्केट 4,136 पॉइंट्स डाउन थी। और फिर फाइनली मंडे को क्लोजिंग हुई 1,16,167 पे, यानी कि 3.2% का डिक्लाइन हमको मंडे को नज़र आया। फिर जब दिन गुजरा, बल्कि रात हुई मंडे नाइट, तो मज़ीद खबरें आईं कि जी ईरान ने भी कुछ मिसाइल्स दागे हैं जो यूएस बेसिस हैं मिडल ईस्ट में। तो उस वक्त तो ये खबर के बाद तो लग रहा था कि कल नेक्स्ट डे मार्केट और गिर जाएगी, लेकिन सुबह सुबह एक ट्वीट आई यूएस प्रेसिडेंट की, जहाँ उन्होंने कहा कि सीज़ फायर पे ईरान और इसराइल जो है वो एग्री हो गए हैं। और जब सीज़ फायर की खबर आई तो अगले दिन ही मार्केट ने अपने तमाम लॉसेस को रिकवर भी किया। और इनफैक्ट ट्यूसडे को मार्केट ने 1,22,725 का हाई बनाया और 1,22,247 पॉइंट से बंद हुई, यानी कि 6,079 पॉइंट्स का इजाफा, विच इज़ 5.23%। और एक मौके पे चूँकि 5% का गेन हो गया था, तो मार्केट 1 घंटे के लिए ऑफकोर्स रुकी भी, सस्पेंड भी हुई। तो जितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गई थी, उसी तेज़ी से हमने मार्केट को रिकवर करते हुए देखा। एंड एट द एंड, who took the week, bulls or bears? Let's find out. So bulls took the week और मार्केट में हमको काफ़ी तेज़ी नज़र आई। और एट द एंड 1,24,379 का रिकॉर्ड हाई मार्केट ने बनाया, इस पे क्लोज हुई है 4,356 पॉइंट्स का इजाफा, विच इज़ अबाउट 3.6%। तो काफ़ी तेज़ी और रिकॉर्ड हाई पे बेंचमार्क ASE 100 इंडेक्स बंद हुआ है। सो इस हफ्ते के टॉप गेनर्स में से डालें तो सबसे ज़्यादा इजाफा बन्नू वुलन की स्टॉक प्राइस में हुआ, ये जो 40.9% था। बैंक इस्लामी की स्टॉक प्राइस इस हफ्ते भी तेज़ी रहा, बैंक इस्लामी 20.3% का इजाफा हुआ। गनी ग्लास 20.2%। नेशनल फूड्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 19.5% का इजाफा हुआ। और PABC की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 14.1% का इजाफा हुआ। लूजर्स पर नजर डाली जाए इस हफ्ते की, तो सबसे ज़्यादा कमी हमको नज़र आई पाकिस्तान सर्विसेज की स्टॉक प्राइस में, जो 17.3% कम हुई। पाक जेन पावर वॉज डाउन 11.1%। पाक गल्फ लीजिंग 2.5% की कमी हुई। EPCL की स्टॉक प्राइस में 1.8% कमी हुई। और ISL इंटरनेशनल स्टील वॉज डाउन 1.7% दिस वीक। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते की बिग स्टोरी भी ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट का जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, और स्पेशली इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें सीज़ फायर वाज द बिगेस्ट न्यूज़ दिस वीक। और जब भी हमने देखा कि मार्केट में लॉसेस सारे रिकवर हुए और मार्केट रिकॉर्ड हाई पर बंद हुई। इसके अलावा हमने पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि 26 जून को एक्सपेक्टेड है कि फेडरल बजट पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, और वो हो भी गया थर्सडे को ही, जो 26 जून की डेट थी। तो फेडरल बजट भी अब पास हो गया है। शहबाज, हमने कोई सच मेजर चेंज नहीं देखा जो फाइनेंस बिल आया, और जो इससे पहले खबरें कुछ आ भी रही थी। आई थिंक प्रीटी मच द सेम थिंग। आई थिंक यस, कुछ खास चेंज तो मैंने नहीं देखा, सिर्फ आई थिंक कुछ क्लैरिफिकेशन थी और सोलर पैनल्स पे जो आई थिंक GST जो 16% लगना था वो 8% हो गया। और थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उस पे GST आई थिंक फ़िलहाल नहीं बढ़ रहा है, विच इज़ पार्ट ऑफ न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। तो ये क्लैरिफिकेशंस आई हैं, बाकी तो आई थिंक एज एक्सपेक्टेड ही था, कोई ख़ास और चेंज नहीं देखा हमने ओवरऑल। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आसिम, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं MCV फंड्स के। आसिम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। अच्छा आसिम साहब, ये बताइए कि हमने देखा कि इस हफ्ते मार्केट बहुत वोलेटाइल रही। ऑफ कोर्स खबरें भी ऐसी थी। मंडे को मार्केट में हमको शार्प डिक्लाइन नज़र आया बिकॉज ऑफ द राइजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और टेंशंस। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो सीज़ फायर अनाउंस हुआ और मार्केट के सारे लॉसेस रिकवर हुए। तो अब आप समझते हैं कि आई थिंक जो एक्सटर्नल शॉक्स थे वो अब सारे ख़त्म हो गए हैं, और अब हम दोबारा फोकस कर सकते हैं अपनी मार्केट में, जो मैक्रो इकनॉमिक हमको एक स्टेबिलिटी और एक पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही थी। जी शुजा, बिल्कुल। मार्केट में इनफैक्ट अगर आप रीड करें सारे इवेंट्स को, डिस्पाइट के ये जितने इवेंट्स थे इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो, स्टार्टिंग फ्रॉम द US टैरिफ्स और फिर उसके बाद
इट्स इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड देन ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में लार्जली आई थिंक इंस्टीट्यूशंस ने भी मार्केट को ऐसे ही देखा है कि every drop or dip is considered as an opportunity to build further exposure rather than because पाकिस्तान के अपने जो largely fundamentals हैं, macro fundamentals especially, वो further लगते हैं कि यहाँ से improve होंगे gradually और further build up होंगे। तो stock market क्योंकि एक तो last 4-5 years में वो ये catch up trade भी रही है और ये जो macro consolidation है, इससे हमारी market की जो performance है वो काफ़ी closely linked है। तो आगे भी आई थिंक क्योंकि जो प्रोग्रेस है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है मैक्रोज़ में इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन कह लें या रिकवरी कह लें, क्योंकि वो फर्दर सॉलिडिफाई हो रही है, इसलिए आई थिंक मार्केट में ये जो इंटरेस्ट है वो मेरा ख्याल है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी हुई है आसिम साहब इसमें कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और एस्केलेट हुआ तो हमने ऑयल प्राइसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा। ब्रेंट $79 तक भी चला गया था और फिर जब ये सीज़ फायर हुआ तो अब हम देख रहे हैं कि ब्रेंट इज़ अराउंड $67 और उससे पहले जो जितनी भी एस्केलेशन हुई थी अराउंड 65 के करीब जो था ब्रेंट ट्रेड कर रहा था। और फिर ये फेयर हुआ कि ऑयल इतना बढ़ जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो ये सारे फेयर्स भी थे जो अब मेरे ख्याल में दोबारा से वो करेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका भी गोइंग फॉरवर्ड इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, राइट? जी शुजा, देखें जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैक्रो लिंक्ड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है। जितनी हमारी इकोनॉमी में फर्दर कंसोलिडेशन होगी, फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी, आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता सिक्वेंशली मार्केट में आपको मल्टीपल्स की इम्प्रूवमेंट की सूरत में, अर्निंग्स ग्रोथ की सूरत में नज़र आएगी। आप ऑयल की एग्जांपल ले लें, सो ऑयल इज़ लाइक वन कमोडिटी, उससे लिंक डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। सो अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑफ कोर्स फिर जो पाकिस्तान का टिपिकल साइकिल है कि इंपोर्ट बिल एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, करेंसी पे प्रेशर के रिस्क बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स करेंसी वुड इम्पैक्ट ऑफ कोर्स द प्राइसेस और फिर एक कॉस्ट का साइकिल शुरू होता है, कॉस्ट इंक्रीजेस का, जो कि इन्फ्लेशन और फिर इंटरेस्ट रेट। सो वो जो पाकिस्तान की पूरी मैक्रो स्टोरी इस वक्त है वो है ऑफ कोर्स करंट अकाउंट एंड एक्सटर्नल अकाउंट कंसोलिडेशन, दैट मीन्स रिलेटिव करेंसी स्टेबिलिटी and low interest rate. So I think ये पिक्चर जब तक इंटैक्ट है या जिस तरह से लग रहा है कि फर्दर इसमें स्ट्रेंथनिंग आ रही है, तो जो मार्केट है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। सो ऑयल प्राइसेस मेंट के वो जो रिस्क हैं वो सारे दोबारा से इमर्ज होना शुरू हो जाएँ। अच्छा आसिफ साहब, मैं सेक्युलर डेट, पावर सेक्टर सेक्युलर डेट की रेजोल्यूशन की तरफ आता हूँ। अब ये ख़बर तकरीबन पिछले 2 महीने से मार्केट में है और वक्तन फ़वक्तन उसमें प्रोग्रेस हमको नज़र आई। पहले तो एक प्रपोज़ल आया, फिर उसमें कहा कि जी IMF से भी इस पर गो हेड मिल गया है। फिर जो लास्ट खबर थी वो ये थी कि जी गवर्नमेंट ने जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से ये खबर चल रही है, तो अब क्या कबाहत है कि फ़ंड्स रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज आई थिंक जो स्टॉक्स इससे बेनिफिट करेंगे वो वेट ही कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स वेट ही कर रहे हैं कि जी अब ये फ़ंड्स रिलीज़ हों, इनके पास आएँ तो फिर इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। ख़बर तो 2 महीने से मार्केट में है, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या कोई हिच रह गई है कि फ़ंड्स अब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं? जी शुजा, आई एम नॉट प्रिवी टू द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, बट मेरा ये ख्याल है कि बिकॉज it has been broadly agreed, plus as per the media reports agreements भी sign हो गए, and from the market standpoint even I don't think that is going to be a big event, because I think that is probably incorporated in the market as well. So investors के लिए शायद ये जो event है, ये जो disbursement है, that I don't think it's going to be a significant event for the market. So I think वो market में काफ़ी हद तक incorporate हो चुकी है। मार्केट आई थिंक नाउ वुड बी नाउ लुकिंग टुवर्ड्स मोर फर्दर अपडेट्स के इसमें फर्दर प्रोग्रेस कैसी होती है, जैसे गैस सर्कुलर डेट है उसके ऊपर किस तरह से डेवलपमेंट्स शुरू होती हैं, जो कि फिर अगेन फर्दर स्टॉक इस सेक्टर के लिए एक फर्दर पॉजिटिव हो सकता है। तो शहबाज ये बताइए कि आप भी एग्री करते हैं आसिम साहब से कि ये खबर ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है और उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा जब फंड्स रिलीज़ होंगे? देखिए, इम्पोर्टेंटली सबसे जिसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 1.3 ट्रिलियन की रेजोल्यूशन है, इसमें जो आधी है वो तो इट्स प्रॉब्ली रीस्केजुलिंग या रीफाइनेंसिंग ऑफ द ओल्ड डेट, और जो रिमेनिंग है अगर हमें ये देखना है कि इस अमाउंट जो भी 600-700 अरब का है वो
बेसिकली IPPs को मिलेगा। वो IPPs भले वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हों या न्यूक्लियर बेस्ड हों या RLNG बेस्ड हो, तो इसमें हम इसको लिंक कर देते हैं। आई थिंक कि यार इसका मेजर बेनिफिशरी शायद PPL होगा या OGDC होगा। हो सकता है कि जो अभी आसिम साहब ने बात करी कि इसमें रेजोल्यूशन ऑफ जो गैस सर्कुलर डेट है उसमें बेनिफिशरी PPL OGDC हो सकते हैं। इसमें अगर आप देखें, हमारे पास कोई खबर तो नहीं है, बट जो डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स होगी टू RLNG बेस्ड प्लांट्स, वो आई थिंक PSO कुड बी बेनिफिशरी है। अब अगर आप ये देखें कि PSO के जो ट्रेड डेट्स हैं वो तकरीबन 450 अरब के हैं, उसकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग आई थिंक 350 अरब की है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस हमें ये लगता है कि जो PSO को जो पैसे इसमें मिल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितने मिलेंगे, कुड बी इन द रेंज ऑफ 60 to 70 बिलियन, राइट। सो वो ट्रांसलेट होगा इनटू दैट्स अबाउट 20% ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ PSO। आई थिंक ये इवेंट कुड बी मटीरियल फॉर PSO, बट आई थिंक कुछ बात आई थिंक आई एग्री विद मोहम्मद आसिम कि कुछ चीज़ प्राइस्ड इन है। अब एक्चुअल लोग वेट कर रहे हैं कि एक्चुअल डिस्पर्समेंट कितनी होगी। अब देखिए, अगर एक्चुअल डिस्पर्समेंट PSO को होती है तो उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PSO को डिविडेंड देगा बड़ा। आई थिंक वो थोड़ा सा अनलाइकली लगता है बिकॉज की शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको पहले रिटायर करेगा और फिर आई थिंक कुछ डिविडेंड की तरफ PSO सोच सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा आसिम साहब, आपने मेरे पिछले सवाल के जवाब में शुरू में कहा ना कि यू आर नॉट प्रिवी टू दी ऑफ कोर्स जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की है और मैं यहाँ से बिल्ड करूँगा कि ज़ाहिर है कि ये बैंक्स, एक कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स है जिनके साथ ये डील हुई है, तो दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, दे आर अप टू डेट ऑन थिंग्स। बैंक्स ही पैसे रिलीज़ करेंगे। तो अब वी नो कि मैं थोड़ा इस चीज़ को टाई इन करूँगा बिकॉज हमने फ्राइडे को एक अजीब सा चीज़ देखी मार्केट में कि जहाँ मार्केट रिकॉर्ड हाई पे बंद हुई, इंडेक्स 2300 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ, वहाँ टुवर्ड्स द एंड PSO में काफ़ी सेंग नज़र आई और PSO नेगेटिव क्लोज हुआ और बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही थी। तो अब चूँकि इसमें पहले जब ये खबर आई थी तो वी सॉ डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने, जैसे अभी शहबाज करेंगे, 60 to 70 बिलियन, पिछली रिपोर्ट्स में शायद इससे भी ज़्यादा अमाउंट की बात हो रही थी, बट नोबडी न्यू। बट ऑफ कोर्स बैंक्स आर प्रिवी टू दिस, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि दे हैव द नॉलेज, दे आल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, आई थिंक जनरली जो बैंक्स हैं उनके डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनमें चाइनीज़ वॉल्स और इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं कि ये जो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है ये उस तरीके से रिफ्लेक्ट ना हो सके। आई थिंक दैट्स जनरली द फ्रेमवर्क इज़। ओके, बट शहबाज, अगर हम मूवमेंट देखें ना तो स्टॉक प्राइस की, अब मैं फ्राइडे को ही फोकस कर रहा हूँ, हमने देखा कि 387.99 का हाई टच किया PSO ने एंड देन इट क्लोज डाउन। आई मीन शेयर की प्राइस मूवमेंट से कुछ अंदाज़ा लग जाता है यार कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्या हम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, बट आई थिंक पहले शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में जो रूमर्स ही हैं फ़िलहाल कि डिस्पर्समेंट शायद एंड ऑफ दिस मंथ होनी थी। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि जो डिस्पर्समेंट है वो मिड ऑफ जुलाई में होगी, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो। बट आई थिंक देयर आर टू व्यूज़ ऑन द मार्केट कि येस ये चीज़ प्राइस्ड इन है और कुछ लोग समझ रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ा चंक मिल जाएगा PSO को और उसको डिविडेंड देगा। बट सम सीरियस इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे थिंक कि यार ओके, जो RLNG IPPs के जो पेबल्स हैं टूवर्ड्स SNGP वो तो अराउंड 60-68 बिलियन 70 बिलियन है, बट ज़रूरी तो नहीं कि सारे जो पैसे SNGP को मिले वो सारे पैसे रिलीज़ कर दे PSO में। सो येस, आधी चीज़ें प्राइस्ड इन है, बट आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन अब हो सकता है, आई थिंक दिस इज़ अ मार्केट है, किसी के पास कम इन्फॉर्मेशन, किसी के पास ज़्यादा होती है, बट आई थिंक कुड बी न्यूमरस रीजंस के वाई PSO परफॉर्म लाइक दिस कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। बिकॉज मैंने जो सवाल किया ना शहबाज के, जब ये पहली दफ़ा खबर आई थी उसके बाद डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट्स निकाली और तकरीबन सबका कुछ कंसेंसस नज़र आ रहा था कि जी सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो PSO को होगा, सबसे ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे, तो वो भी उन्होंने किसी बेसिस पे निकाला होगा ना? नहीं, उसके बेसिस अभी भी हैं, बिकॉज देखें कुछ पेमेंट अगर मिलती है टू RLNG पावर प्लांट्स, वो पेमेंट करेगा SNGP को, और कुछ पेमेंट्स उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी होंगी ना, कुछ पेमेंट्स होंगी जो टूवर्ड्स फ्यूल की होंगी, वो उसको मिलेंगी। अब देखिए, अगर नंबर आप एस्टिमेट देख लें तो नंबर इज़ रेंजिंग बिटवीन 70 बिलियन टू 90 बिलियन, राइट, जो SNGP को मिलेंगे। अब वो अमाउंट कितना देता है PSO को, दैट्स $1 million क्वेश्चन। बट ये है कि पेमेंट PSO को यहाँ ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत
टू जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि OGDC या PPL को, जैसे मोहम्मद आसिम ने भी बात करी कि जो रेजोल्यूशन ऑफ जो गैस सर्कुलर डेट होगा उसमें मेजर जो बेनिफिशरीज होंगे उसमें PSO भी हो सकता है, उसमें मेजर बेनिफिशरीज PPL और OGDC होंगे। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अब क्या इन्फॉर्मेशन है, अब पेमेंट कब, ये तो एक डिसीजन है ऑफ द गवर्नमेंट राइट कि उस कब डिस्पर्समेंट करनी है। तो पीपल आर जस्ट वेटिंग, बिकॉज ये खबरें बहुत दफ़ा आ चुकी हैं एंड पीपल आई थिंक मोर बोर्ड विद दिस न्यूज़ कि यार ये अब आज ही आई, बिकॉज अगर आप देखते हैं कभी किस अखबार में आती है, कभी किस अखबार में खबर आती है, तो पीपल लुकिंग फॉरवर्ड नाउ, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोर न्यूज़ रादर देन राइट। एंड आई रिमेंबर कि हमारे एक शो में जो हमने AKD के CEO से बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अब जब फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे ना, जब बटन प्रेस हो जाएगा, तो जब भी इसमें इन स्टॉक्स में या जो भी इससे बेनिफिट करेंगे, जब भी कोई हम तेज़ी दिख सकते हैं। नेक्स्ट फिस्कल में आप समझते हैं कि जो काफ़ी अर्से से एक एक्सपेक्टेशन है कि चूँकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, तो वी विल सी सम कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड इनकम साइड टू इक्विटी, वो अब तक तो हमको नज़र नहीं आई है। अगर हम सिर्फ इस महीने की बात देखें तो म्यूचुअल फंड्स हैव बीन नेट सेलर्स इन द मार्केट। सो ये आप कन्वर्जन कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, एक तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा इधर ये क्लैरिफाई करने के लिए। जो कन्वर्जन्स हैं ब्रॉडली आई थिंक जो मार्केट में एक्सपोजर इंक्रीज़ होगा वो आएगा, आई थिंक लिक्विडिटी वैसे ही खुद चेज़ करेगी, बिकॉज एज साइड कि ये जो हमने इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन देखा है, इट्स वन ऑफ द शार्पेस्ट फॉल्स कि वो 22% से हम टुवर्ड्स 10% इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो इनकम शॉक है दिस इज़ रियल, एंड जो स्पेशली लार्जली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनमें हम फील कर रहे हैं कि वो जो एक आई थिंक दे आर कंसिडरिंग रीएलोकेशंस टुवर्ड्स हायर रिस्क एसेट्स। आई थिंक वो कन्वर्जन्स या वो मूवमेंट फ्रॉम टू फिक्स इनकम टुवर्ड्स एक्विटीज़, दैट इज़ बाउंड टू हैपन, but that is going to happen I think gradually over the course of the year, because कुछ institutions की I'm sure जो long term investments हैं या जो lock in हुए हुए rates वो आहिस्ता आहिस्ता करके mature होंगे, but broadly I feel very positive about it कि I think market में जो inflow है towards equities वो institutional segment की तरफ से तो I think ज़्यादा आएगा। plus I think जो overall environment है as the confidence further builds up, तो प्रॉब्ली हम देखेंगे कि आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स की कंट्रीब्यूशन भी टूवर्ड्स इक्विटी मार्केट ग्रेजुअली आई थिंक विद अ लैग हमें नज़र आएगी। आई थिंक वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अगर आप देखें हमारी जो मार्केट है वो ट्रेड कर रही है मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स राइट। हमने देखा है कि लास्ट 5-10 ईयर्स जो एवरेज मल्टीपल रहा है वो 7.5-8 का मल्टीपल है। तो मोहम्मद आसिम साहब, आप क्या समझते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या की ट्रिगर्स होंगे जो इन्वेस्टर्स को फोकस करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो आपके एवरेज लेवल्स पे दोबारा जा सकता है? देखें, आई थिंक एक तो जो हमारी पिछले लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से जो रैली के रीजंस हैं दैट इज़ मैक्रो इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट। सो पहले तो हमारी जो सिवियर इकनॉमिक डिप्रेशन से जो स्टेबिलिटी तक का सफ़र था, आई थिंक वो मार्केट ने बहुत उसको अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किया है। और ये जो स्टेबिलिटी है, सिंस अब हम स्टेबिलिटी से ट्रांजिशन होने जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्रोथ, which to a general consensus I think this is going to be a slower cycle. However, markets में अगर आप towards alternate assets देखें या instruments देखें तो एक तो favorable environment interest rate को support करती है, plus along with that वो generally जो plots में और real estate में उस तरीके से investment जाती थी, I think वो environment भी शायद उस तरीके से favorable नहीं है। तो stock market के लिए I think ये भी एक further beneficiary हो सकता है environment की terms में। प्लस ये जो मैक्रो इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट है, फॉर इंस्टेंस जैसा मैंने कहा कि हमारे जो FX रिजर्व्स हैं इनका हिस्टोरिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहा है विद दी स्टॉक मार्केट। सो हम 4 बिलियन की नियर लगभग का लो से कपल ऑफ ईयर्स अगो हम अब कोई $14 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। सो वो प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक ये जो एक्सटर्नल अकाउंट की इम्प्रूवमेंट है यही मार्केट में फर्दर रिप्रेजेंट करेगी। इंटरेस्ट रेट्स का एक नेचुरल साइकिल है, Finance 101, so lower interest rates means lower required cost of capital, and that means कि जो मार्केट के मल्टीपल्स हैं उनमें फर्दर एक्सपेंशन का रूम भी हो सकता है। प्लस आई थिंक वन थिंग विच इज़ स्टिल नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द मार्केट एंड राइटली सो इज़ ग्रोथ, क्योंकि अभी हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ का एलिमेंट आई थिंक इज़ लाइकली टू बिल्ड अप स्लोली। बट अगर उधर इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, हमें जल्दी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, साइंस नज़र आते हैं,
फॉर रिलेटिवली स्विफ्ट ग्रोथ, तो आई थिंक मार्केट और तेज़ी से उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। अच्छा, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अनदर क्वेश्चन कि अब लोगों का परसेप्शन नॉर्मली होता है कि यार जब मार्केट ग्रोथ फेज पे हो या आपकी इकॉनमी ग्रोथ फेज पे हो तो वी शुड फोकस ऑन टुवर्ड्स सिक्लिकल सेक्टर, व्हिच इज़ राइटली सो। बट अगर हम देखें मार्केट में सबसे जो चीपेस्ट स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो बैंक्स हैं। They are trading at lower than market multiples and lower than probably cyclical multiples, and they have a decent growth ahead। जो ट्रैजेक्टरी है जो हमने देखे हैं इसके रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में, और इनकी डबल डिजिट यील्ड्स भी हम देखते हैं। सो आपका क्या थॉट्स हैं ऑन स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज लोग बहुत सवाल करते हैं कि यार अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो व्हाट्स योर ओवरऑल थॉट ऑन द बैंकिंग सेक्टर? जी, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने इंडिकेट किया था कि हाँ, वो तो हमारा जो व्यू है उसमें तो हम बैंकिंग सेक्टर को प्रॉब्ली वन ऑफ द जूसियस्ट पिक्स कह सकते हैं या ईजीएस्ट टू पिक कह सकते हैं। उसका सिंपल से रीज़न है कि अभी भी बैंकिंग सेक्टर में डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स हैं, और आप जब इंटरेस्ट रेट्स में टूवर्ड्स अर्ली डबल डिजिट्स या सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हो, तो किसी भी सेक्टर में रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके अपनी कौन सी इंडस्ट्री है, डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स आर अ बोनस। सो आई थिंक एक तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी आपको डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स नज़र आ रही हैं, प्लस आई थिंक जनरली जो कि इस दफ़ा प्ले नहीं हुआ, और दैट्स वेयर वी पिक्ड अप एज वेल, कि लोगों का ख्याल ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट तेज़ी से डिक्लाइन हो तो बैंकिंग सेक्टर में भी अर्निंग्स इम्पैक्ट भी बहुत तेज़ी से आएगा या बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होगी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स में डिक्लाइन है, आई थिंक वो उससे बहुत कम है जिस स्पेस से इंटरेस्ट रेट्स में कमी आई है, because several of the companies, several of the banking institutions have been able to lock in interest rates as well, plus portfolio diversification हुई है, तो जो NIMs में compression है वो इतना sharp नहीं है। Plus along with that, I think जो price discovery है, आप देखें तो शुरू में as results continue to pour in, तो वो जो banking sector की जो performance है उसमें भी हमें catch up नज़र आया है, and I think going forward भी because despite के इस साल हमें earnings में decline नज़र आता है, बहुत सारी जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें आप देखेंगे कि डिविडेंड्स या तो स्टेबल हैं या इंक्रीजिंग रेट है, बिकॉज उनका जो पे आउट रेशियो है वो कम है। सो आई थिंक जो ओवरऑल केस है, एक तो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड प्लस अर्निंग्स में एक स्लाइट डिप आपको नज़र आएगा। कुछ बैंकिंग अगर बड़े सेक्टर्स बड़े स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक 20% का नज़र आएगा, बट उसके बाद फिर से वो स्टेबल होके इंक्रीजिंग ट्रेंड्स पे आती हैं। तो वैल्यूएशन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ आपने जैसे कहा कि चीपेस्ट है, को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क नहीं है, और ओवरऑल मल्टीपल्स चीप हैं, डिविडेंड यील्ड स्ट्रॉन्ग है। सो दैट मीन्स कि ये जो सेक्टर है, आई थिंक रिजल्ट्स के आने के साथ साथ इसमें मार्केट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और आसिफ साहब, लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर इज़ द जूसीएस्ट, तो इफ़ आई कैन आस्क के जी सेकंड और थर्ड जूसीएस्ट कौन से सेक्टर्स हैं, तो वो भी बता दें। जी देखें, एक तो बिकॉज जो इस पूरी रैली में एक तो जो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर रहा है रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट, वो जो यील्ड्स हैं, डिविडेंड यील्ड्स हैं। आई थिंक वेरी इजी टू पिक, तो आई थिंक उसके बाद हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग सेक्टर्स होंगे, उनमें शायद फर्टिलाइज़र होगा, तो वो हमारा टॉपिक है। फर्टिलाइज़र में आई थिंक सेलेक्टिवली एक्सपोजर लें तो वहाँ बहुत एक अच्छी यील्ड है। प्लस उसके बाद जैसे मैंने कहा, सिंस वी आर स्लाइटली ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स ग्रोथ फेज, तो हम थोड़ा सा सिक्लिकल एक्सपोजर भी प्रेफर करेंगे। सो सीमेंट स्लाइटली ओवरवेट रिलेटिव टू द मार्केट वेट, आई थिंक उधर भी अगर हमें सीमेंट सेक्टर के वॉल्यूम्स में स्पेशली अगर डबल डिजिट ग्रोथ नज़र आई, जो कि अभी हमारा बेस केस तो नहीं है आई थिंक जनरली मार्केट में भी, बट ये डेवलपमेंट्स अगर उस साइड पे ट्रांसलेट होती हैं तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर में भी एक कंटिन्यूड परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है। ओके आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के इवेंट्स की तरफ। और इवेंट्स में अगर हम देखें तो मंडे को एक्साइड बैटरीज़ के रिजल्ट्स सुबह अनाउंस होंगे। हमने पिछले हफ्ते बताया था कि फ्राइडे को इसकी बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन वो 3 बजे थी, तो जब मार्केट बंद हुई तो इट वाज इन प्रोग्रेस। तो अर्ली मॉर्निंग मंडे हमको एक्साइड बैटरीज़ के एनुअल रिजल्ट्स का जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी सामने। और चूँकि 30 जून है तो उसी दिन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के हवाले से। और चूँकि ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमको इस मरतबा एक बड़ा इंक्रीज़ नज़र आ सकता है। प्लस 1 जुलाई से ये लागू होगा, तो 1 जुलाई
जो है वो उसमें ₹2.5 फ़ी लीटर कार्बन लेवी भी लग रही है, तो वो इंक्रीज़ तो एक आना ही है। शहबाज, कितना हम इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की प्राइस में? देखें, येस ऑयल प्राइसेस हैव करेक्टेड, बट आई थिंक लोगों का जो परसेप्शन है कि प्राइस शायद ना बढ़े। अब जो मेरे पास डेटा, लेटेस्ट डेटा आया है बेस्ड ऑन 27 जून विच इज़ फोर्टनाइटली बेसिस पे, हमें लग रहा है कि येस प्राइस जो डीजल की प्राइस है वो तकरीबन आपकी बढ़ सकती है 10 से 12 रुपये, और इसी तरह हम सिमिलर इजाफा देखेंगे पेट्रोल की प्राइसेस पे। सो येस, तो हम जो आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और फ्रॉम 1 जुलाई उसमें हम इजाफा देखेंगे इन बोथ डीजल एंड गैस ऑयल पेट्रोल प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस रिवर्स ज़रूर हो गई हैं, लेकिन अब हमको इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा जब सेकेंड रिवीजन होगा 15 जुलाई को। तो ये 2 हफ्ते बर्दाश्त करने पड़ेंगे हमको हाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें, ट्यूसडे को 1 जुलाई है तो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा होगा, और फ्राइडे को एज़ यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। अच्छा जी, मार्केट रिकॉर्ड हाई पे बंद हुई है, और अब गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स जो हमने इससे पहले इंट्राडे हाई बनते हुए देखा था KSE 100 इंडेक्स का 1,26,300 या 700 का इसने हाई बनाया था, मार्केट उसको टारगेट करेगी, और उसको टारगेट करके वहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस हमको नज़र आ सकती है। उससे ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर मार्केट नए हाइज की तरफ जाएगी। ऑन द डाउन साइड, अगर आपको याद हो, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 1,22,300 के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसको मार्केट ने ऑफ कोर्स जो है वो रेजिस्ट किया था, और वहाँ से फिर नीचे आ गई थी। लास्ट वीक क्लोजिंग 1,20,000 के पास हुई थी, तो अब ये 1,22,300 का जो है एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो डू वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। और हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। शहबाज, गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या टेक है मार्केट? आई थिंक इन्वेस्टर्स का फोकस हो जाना चाहिए टूवर्ड्स रिजल्ट सीजन, राइट? बिकॉज 1 जुलाई शुरू हो गया है, तो रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स आएंगे, स्पेशली जो ईयर एंड रिजल्ट्स हैं थोड़ी लेट आएंगे, बट जिनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं वो लाइक बैंक्स उनके पहले आ जाएंगे, तो आई थिंक फोकस विल शिफ्ट टूवर्ड्स रिजल्ट्स। तो अगर हम मोर और लेस देखें, ओवरऑल दिस क्वार्टर शुड नॉट बी ओवरऑल बैड फॉर द द कॉर्पोरेट कंपनीज, तो हमें डिसेंट लग रहा है। नेक्स्ट वीक आई थिंक इन्फ्लेशन का डेटा भी आ रहा है। इन्फ्लेशन तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो तकरीबन 3-3.5% आएगी, और FY20 जो 5 है विल क्लोज एट 4.6%। इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि स्पेशली इवन गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 6 to 7%, और इंटरेस्ट रेट आपके यहाँ 11% पे है। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी नीचे हो गए हैं। हम ये देखना है कि ग्रोथ हमें जो एक्सपेक्टेड है GDP ग्रोथ 4% की, वो कहाँ से आती है। सो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही ओवरऑल, अदर दैन जो पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ सकती हैं, जो हम अगर इनकॉर्पोरेट भी कर दें इन्फ्लेशन के अंदर, तो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। बट आई थिंक एक चीज़ जो अभी शाम को खबर आई है कि ECC ने अप्रूवल दे दिया है गैस प्राइसेस का 10% से बढ़ेंगी फॉर बल्क कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो बट इसमें एक सरप्राइजिंग ये है कि जो डिसीजन ओगरा का आया था उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत मिनिमल रिविजन होगी, बट द रिविजन इज़ ऑन द हायर साइड। बट हमें इन दी एंड देखना है कि एक्चुअल प्राइस इंडस्ट्री वाइज क्या होगी। हमें ये लग रहा है कि ऑफकोर्स जो मेजरली जो प्राइस बढ़ेगी वो बल्क कंज्यूमर्स के लिए बढ़ेगी, गैस जो आपके कंज्यूमर हैं डोमेस्टिक के, और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके लिए प्राइसेस बढ़ेंगी। मगर हम ये देखते हैं कि नॉर्मली मैंने कभी भी देखा है जब भी प्राइस बढ़ती हैं गैस प्राइसेस, स्पेशली द फर्टिलाइजर सेक्टर, वो पास ऑन कर देते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ इतनी नेगेटिव नहीं है, बट दिस इज़ पॉजिटिव ये है कि येस गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स विच आर इन लाइन विद IMF। तो हम जहाँ तक इन लाइन चल रहे हैं विद IMF जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मार्केट शुड टेक दिस पॉजिटिवली। राइट, अच्छा, आई एग्री विद शहबाज। मैं भी गोइंग फॉरवर्ड उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करूँगा, बिकॉज अब ये हाफ ईयर एंड हो रहा है फॉर बैंक्स, एंड फुल ईयर एंड हो रहा है बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, और ऑफ कोर्स हाफ ईयर एंड हो रहा है फॉर फर्टिलाइजर्स एज वेल। एंड वी नो, जैसे अभी आसिम साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि वी नो कि कौन से जो स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं वो क्वार्टरली या हाफ ईयर पे डिविडेंड देती हैं, तो उन स्टॉक्स पे, उन कंपनी से फोकस करें। कोई भी अगर मार्केट में डिप नज़र आती है, आई थिंक जो ये एक्सटर्नल शॉक्स थे
वो होपफुली अब सारे जो हैं वो रिमूव हो गए हैं, तो अब यहाँ से स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जाएगी। अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन दो स्टॉक्स जो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकते हैं और उसके साथ डिविडेंड भी पे कर सकते हैं इन जुलाई में जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। नाउ रिजल्ट्स यूजुअली 3rd वीक ऑफ जुलाई से शुरू होते हैं, तो थोड़ा अभी भी टाइम होगा, बट आई थिंक उन पे ही फोकस करके कोई भी अगर मार्केट में वीकनेस नज़र आती है तो उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, खुदा हाफिज़।